अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, योर केमिस्ट्री टीचर एंड दिस इज़ योर चैनल MWS केमिस्ट्री। एक छोटा सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है हमारे पास, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। यानी क्या? यानी ये इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है वजाहत। काइनेटिकली हम वजाहत करेंगे टेम्परेचर की, यानी टेम्परेचर का काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है, इसकी क्या वजाहत है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। और वैसे हमें ये पता है कि एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी इस टॉपिक में हम साबित करने जा रहे हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के साथ। ठीक है, तो बहरहाल इस टॉपिक में हमने यही चीज़ एट द एंड साबित करनी है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन है स्पेशली एट द एंड ऑफ द वीडियो, तो वो आपने ज़रूर देखनी है। लेकिन सबसे पहले हम ये काइनेटिक इक्वेशन से सारी इंटरप्रिटेशन हम करेंगे। तो हमारे पास PV इज इक्वल टू है 1/3 mNc मीन स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात तो आप सबको पता है, ये जो इक्वेशन है क्लॉजियस की इक्वेशन है और इसमें ये इक्वेशन हम तब अप्लाई करते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं रैंडमली, वो आपस में भी टकराते हैं, वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ भी टकराते हैं और प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। यू नो, प्रीवियस वीडियो में ये चीजें मैंने आपको बताई थी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में। तो इसमें टेम्परेचर का क्या रिलेशन होगा काइनेटिक एनर्जी के साथ, लेकिन सर यहां पे तो टेम्परेचर है ही नहीं। तो कोई बात नहीं, हम यहां पे इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, यहां पे हम इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे टेम्परेचर को। वो कैसे करना है उसके लिए हम देखेंगे। देखिए, एक चीज तो हमें बड़े अच्छे से पता है कि जो हमारे पास एक मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी जो होगी हमारे पास एक मॉलिक्यूल की दैट विल बी इक्वल टू, अच्छा यहां पे ना जो काइनेटिक एनर्जी है उसको मैं ई के लिख लेता हूं। के से मुराद काइनेटिक, ई से मुराद एनर्जी। तो आपको पता है फिजिक्स में भी हम पढ़ते रहते हैं। देखें, हम ये साबित करना चाहते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द होल गैस मॉलिक्यूल्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये हम साबित करना चाहते हैं। लेकिन हमें एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी का पता है, काइनेटिक एनर्जी का हमें फॉर्मूला पता है, वो होता है हाफ mv²। ऐसे ही है। तो यहां पे v की जगह हम मीन स्क्वायर वेलोसिटी लेंगे, ये वाली। सही है, यस। अब ये जो चीज है ये हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ये हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर होती है। ये इक्वेशन लेके हम इसमें काइनेटिक एनर्जी इंट्रोड्यूस करवाएंगे। सबसे पहले इसमें यहां पे आपको नजर नहीं आ रही तो हम इसको दोबारा लिखते हैं। PV इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई 2/2, ठीक है, mNc मीन स्क्वायर। ये हम बॉयज लॉ चार्ल्स लॉ में भी ऐसा कर चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, इस 2 को बाहर ले आते हैं। मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी किया और 2 से डिवाइड भी किया, सिंपल इज दैट। तो आप ये 2/2 को इधर भी लिख सकते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है। तो ये 2 नीचे ये बाहर आ गया, 2/3 हो गया, तो ये बचा 1/2 mc मीन स्क्वायर। n को भी हम साइड पे कर लेते हैं, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी, चूंकि यहां पे हमने एक मॉलिक्यूल की लिखी है तो ये बन जाएगी 2/3 n इज इक्वल टू PV। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। आई रियली होप कि ये आपको समझ आ गई है। ठीक है, अब इसमें आप क्या करें, PV इज इक्वल टू आ जाएगा 2/3 n और इस सारे की जगह E के आ जाएगा। E के स्टैंड फॉर काइनेटिक एनर्जी। सो ये यहां तक तो हमारे पास बहुत सिंपल है। ठीक है, इसको आपने रख लेना है। अभी इसको कुछ भी ना रखें आप, इसको इक्वेशन 1 2 का नाम अभी ना दें। देखिए, अगर हम गैस को 1 मोल कंसीडर कर लें, अगर n इज इक्वल टू क्या हो 1 मोल, यानी गैस 1 मोल हो, तो फिर हमारे पास जो n की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू Na, यानी एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगा। यानी देखो, अभी हमें अननोन थे मॉलिक्यूल्स के, मॉलिक्यूल्स कितने हैं गैस के। जब हम गैस को 1 मोल ले लेंगे तो 1 मोल में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये वाला जो कैपिटल N है वो Na यानी एवोगैड्रो नंबर के बराबर हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, PV इज इक्वल टू 2/3 NaEK। दैट्स इट। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। ठीक हो गया, यस, यहां तक हमें नजर आ रहा है। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी 1 बन गई है। अब हमने क्या करना है, यस, अब हमने जनरल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल लेनी है। सो वो होती PV इज इक्वल टू nRT। तो n को हमने 1 लिया है, तो PV इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, RT। सो दिस इज योर सेकंड इक्वेशन विच इज जनरल गैस या आइडियल गैस इक्वेशन, एक ही बात है। लेकिन दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस बिकॉज वी ऑलरेडी कंसीडर के गैस हमारे पास 1 मोल है, n इज इक्वल टू Na है। तो ये हमारे पास बना। अब देखिए, इन दोनों इक्वेशंस को जरा इक्वेट करें, दोनों की लेफ्ट साइड जो है वो बराबर हैं। वो क्या है, PV, उधर भी PV है, तो फिर इसका मतलब राइट साइड्स भी इनकी बराबर होनी चाहिए। तो ऑफ कोर्स बराबर होंगी। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2
पहले ये वाला लिख लें राइट साइड को, 2/3 Na और E के है यहां पे, और इज इक्वल टू आ गया RT। मुझे अब देखो इस इक्वेशन में दोनों चीजें आ चुकी हैं, टेम्परेचर जो मैं चाहता था ये देखें, और काइनेटिक एनर्जी जो मैं चाहता था, जो हम चाहते थे, तो ये सारा कुछ आ चुका है। अब आप सिंपली क्या करोगे, ई के को इधर ही लिखा रहने दो, अब इस सारे को उस तरफ भेज दो, तो मेरे पास बन जाएगा ये 2b 3b Na उस साइड पे जाके उल्टा हो जाएगा, यानी 3/2 हो जाएगा, Na नीचे चला जाएगा, R ऑलरेडी ऊपर है, और T का हम रिलेशनशिप देखना चाहते हैं। यानी यहां पे जो वेरिएबल्स है ना वो ये है E के और टेम्परेचर है, क्योंकि जब हम टेम्परेचर चेंज करेंगे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर वी आर टॉकिंग अबाउट, यानी केल्विन टेम्परेचर, तो जब हम ये चेंज करेंगे तो अल्टीमेटली ये भी चेंज होगा। और ये सारा कुछ कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, R जनरल गैस कांस्टेंट है, Na एवोगाड्रोस नंबर यू नो ये कांस्टेंट वैल्यू है। सो जब हम इन सारे कांस्टेंट्स को रिप्लेस करेंगे, यू नो जब इक्वालिटी में कांस्टेंट को खत्म करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, यस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन बन जाता है। तो यही चीज हमने साबित करनी थी कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो नाउ कुछ आगे की बातें करते हैं। अब आपको सबसे पहले ना इसको देखना है गैसेस के लिए, फिर इसको देखना है आपने लिक्विड्स के लिए, फिर इसको आपने देखना है सॉलिड्स के लिए। ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर के लिए है, गैसेस के लिए भी, लिक्विड्स के लिए भी और सॉलिड्स के लिए भी। तो ये तो डेफिनेट सी बात है, जब हम किसी भी मैटर का आइदर इट में भी गैस, लिक्विड और सॉलिड, जब उसका हम टेम्परेचर अप करते हैं तो उसकी मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी यानी मोशन बढ़ती है। जैसे हम अपने हाथों को रगड़ते हैं तो वो गर्म क्यों हो जाते हैं, बिकॉज उनकी यस काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। हमारे हाथों के जो मॉलिक्यूल्स हैं रगड़ खाने से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो इसलिए हमें गर्म फील होते हैं। सर्दियों में हम करते हैं, सही है, रब करते हैं अपने हाथों को। तो बिल्कुल इसी तरह से जब हम मॉलिक्यूल्स के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। एंड दिस टेम्परेचर इज एक्चुअली एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मैं यहां पे बता भी देता हूं, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। एंड यू नो एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो हमारे पास होता है, सर हम नहीं जानते, आप ऐसे बार बार कही जा रहे यू नो, हाँ आप जानते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर बेसिकली केल्विन टेम्परेचर को हम कहते हैं। यानी हमारे पास 3 स्केल है ना, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। जब हम केल्विन स्केल में टेम्परेचर को लेते हैं वही एब्सोल्यूट स्केल होता है हमारे पास, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। अच्छा, अब हम 3 स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें। अब अगर मोशन की बात करें ना, सो मोशन 3 तरह की होती है। इसमें सबसे पहले होती है ट्रांसलेटरी मोशन, फिर होती है वाइब्रेटरी, और फिर होती है रोटेटरी। सो ये 3 तरह की मोशन होती है हमारे पास, ट्रांसलेटरी, वाइब्रेटरी एंड रोटेटरी। अब ट्रांसलेटरी आगे 3 तरह की होती है फर्दर, लीनियर, सर्कुलर एंड रैंडम। ये फिजिक्स में हम यही मोशन की टाइप्स को स्टडी करते हैं। ट्रांसलेटरी हमारे पास, फिर वाइब्रेटरी, वाइब्रेशन मतलब टू एंड फ्रो मोशन होती है, मतलब अपनी जगह पे वाइब्रेट करना मीन पोजीशन के इर्द गिर्द, ये वाइब्रेशन है। और रोटेटरी एक्सिस के गिर्द घूमना, अपने जैसे पंखा लट्टू रोटेट करते हैं ना, या हमारी जमीन अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है जैसे दिन और रात होते हैं, तो ये रोटेटरी मोशन होती है, सही है। वाइब्रेशन होती है टू एंड फ्रो मोशन, यानी अपने मीन पोजिशन के इर्द गिर्द घूमना, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन। अच्छा खैर, अब जो हमारे पास गैसेज हैं यू नो, उनके अंदर लीनियर मोशन नहीं होती, उनके अंदर सर्कुलर मोशन भी नहीं होती, उनके अंदर होती रैंडम मोशन। सो रैंडम मोशन किस टाइप में आएगी, ट्रांसलेटरी। तो यहां पे जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी स्टोर होगी दैट विल बी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये याद रखना, गैसेस के अंदर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब आपको ये भी पता है लिक्विड्स में भी रैंडम मोशन होती है, तो लिक्विड्स के अंदर भी सेम यही होगी, यानी ये जो एनर्जी की हम बात करें ना काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इन लिक्विड्स एज वेल एज इन गैसेस, बिकॉज इन सब की मोशन रैंडम होती है। लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स की भी रैंडम मोशन होती है और गैसेस के मॉलिक्यूल्स की भी रैंडम मोशन। अब अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड में आपको पता है वाइब्रेटरी मोशन होती है मॉलिक्यूल की, वो रोटेट भी नहीं करते, वो ट्रांसलेट भी नहीं करते, यानी लीनियर, सर्कुलर या रैंडम मोशन उनकी नहीं होती, बल्कि अपनी जगह पे रह के वाइब्रेट करते हैं सॉलिड के मॉलिक्यूल्स, ये तो पता ना आपको, ठीक है। तो यहां फिर कौन सी एनर्जी स्टोर होगी, एग्जैक्टली सर वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, शाबाश, यही होगी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। यानी ये कह सकते हैं अगर ये हमारे पास सॉलिड सब्सटेंस है तो ये काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, अगर ये लिक्विड या गैसेस है तो फिर ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी स्टोर होगी, जो कि टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब
अब अगर इन केस हम लिक्विड, गैस या सॉलिड्स के टेम्परेचर को बिल्कुल सिफर कर दें, 0 केल्विन, जो कि अटेनेबल तो नहीं है वैसे, अगर हम 0 केल्विन कर दें, ओके नहीं लिखा मैंने, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं 0 केल्विन, 0 केल्विन अगर हम टेम्परेचर कर लें तो जो काइनेटिक एनर्जी है ये सिफर हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऐसा नहीं होना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 0 फॉर एनी मैटर मींस देयर इज नथिंग, नो मैटर एग्जिस्ट, बिकॉज दिस 0 केल्विन टेम्परेचर इज नॉट प्रैक्टिकली अटेनेबल। आपको पता है जो अभी तक हमने ये हम अटेन नहीं कर सकते 0 केल्विन, जो अभी तक हमने मिनिमम टेम्परेचर ऑब्टेन किया अकॉर्डिंग टू योर बुक डाटा, वो 10⁻⁻5 केल्विन है। चलो मुझे बताओ 0 बड़ा है या 10⁻⁻5 केल्विन बड़ा है? देखो एक तरफ आपके पास 0 केल्विन टेम्परेचर है और एक तरफ 10⁻⁻5 केल्विन है, बताएं कौन सी बड़ी वैल्यू है? सर ये बड़ी है नहीं, ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये 0 से फिर भी बड़ी है। मैं मसलन बताऊंगा आपको, इसको खोल के लिखें, 0.00001 केल्विन है, तो ये इतना टेम्परेचर बनता है। और 0 एब्सोल्यूट 0 का मतलब है कि देयर इज नो एनी डिजिट आफ्टर पॉइंट या डेसिमल, सो ये तो 0 केल्विन ही है थ्रू आउट। तो ये छोटी वैल्यू है, यानी 0 केल्विन टेम्परेचर बहुत कम है, ये 0 से थोड़ा सा ज्यादा है तो बहुत कम, लेकिन तो इतने कम टेम्परेचर पे भी हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं हुई। तो काइनेटिक एनर्जी 0 करने के लिए हमें एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर चाहिए, जो अटेनेबल नहीं है। इसका मतलब गैसेस हों, लिक्विड्स हों, सॉलिड्स हों, उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी आइदर इट में बी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और वो कभी 0 नहीं होती, वो 0 नहीं होती। ओके, सुन लिया? हाँ, ये लिख भी लें। अच्छा, ये तो बुक के डाटा के अकॉर्डिंग है। अब तक जो टेम्परेचर अटेन हो चुका है वो है 1 नैनो केल्विन। सर ये कितना होता है? ये होता है 10⁻⁻9 केल्विन। ये बनेगा 0.000000, 8 जीरो आएंगे ना, 2 4 6 7 और 8 केल्विन, 1 फिर 1 आएगा, 1 केल्विन। तो इतने कम टेम्परेचर पर भी मॉलिक्यूल, जो अभी तक अटेनेबल टेम्परेचर है, आप गूगल करें तो ये 10⁻⁻9 यानी 1 नैनो केल्विन है। इतने लोएस्ट टेम्परेचर पे भी साइंटिस्ट ने, केमिस्ट ने ऑब्जर्व किया, फिजिसिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि काइनेटिक एनर्जी सिफर नहीं होती। इसका मतलब वहां पे भी मॉलिक्यूल कुछ ना कुछ मोशन शो कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं, मोशन शो कर रहे हैं। सो दैट्स इट अबाउट दिस टॉपिक। आई रियली होप कि ये इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। स्पेशली जो लास्ट वाली बातें थी ये ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। वीडियो समझ आ गई है, मींस लेक्चर समझ आ गया, तो इसको शेयर कर दें और लाइक कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।